हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी की जो 7th एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन एम लक्ष्मीकांत सर की। उसको हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम ऑलरेडी हमारे 7 चैप्टर तक देख चुके हैं। और आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है फंडामेंटल राइट, जो कि आपके इंडियन पॉलिटी की बुक का 8 चैप्टर है। डन। और ये चैप्टर की अगर हम ब्रीफली इम्पोर्टेंस की बात करें तो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इवन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बोलूँ तो वो है आपका फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो इस चैप्टर को थरोली अंडरस्टैंड करना, सिर्फ रट्टाफिकेशन या बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। डन। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हुई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं जनरल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर के थ्रू आपको पता चलेगी कि आपके जो अधिकार है वो क्या हैं, जो स्टेट को आपको प्रोवाइड ही करने हैं। और अगर इन अधिकारों को स्टेट नहीं प्रोवाइड किया करता है तो आप सीधे जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं हाई कोर्ट में नहीं, पर आप डायरेक्ट एपेक्स कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं और एपेक्स कोर्ट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। डन। और साथ ही साथ क्या होता है कि कौन कौन से राइट्स हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए, किस पार्ट के अंदर मेंशंस है ना, ये जस्टिशिएबल है कि नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर्स के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। डन। तो आप बहुत ही फोकस के साथ सुनिएगा ताकि आपको मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग देखने को मिले इस चैप्टर के साथ। डन। तो चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स है क्या, वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो भाई फंडामेंटल राइट जो है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट कुछ राइट्स हैं, है ना, जो जिसके लिए आप एंटाइटल हो। एंटाइटल इन द सेंस स्टेट को ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी ही है। स्टेट जो है ना उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस है कि ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी ही है ना। और इतने एसेंशियल है ना कि आप बोल सकते हैं कि जो इंसान है, इंडिविजुअल है, उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, वो देखेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। जैसे कि आपका कोई भी मटेरियल लाइफ है, आपकी इंटेलेक्चुअल लाइफ है ना, आपकी मोरल और स्पिरिचुअल लाइफ है, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करूँ मटेरियल लाइफ, तो एक आर्टिकल है जिसको हम बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या बोलता है कि आपको हमेशा जो है ना इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराने चाहिए। इक्वल राइट्स इन द सेंस हर जगह, है ना। राइट टू इक्वालिटी के अंदर आप देखेंगे कि जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, आप देखेंगे आर्टिकल 14। तो ये चीज़ें क्या बताएगी कि भाई लॉ के सामने आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी ही चाहिए स्टेट को। अगर वो नहीं करता है ऐसा तो आप सीधा क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो। तो इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ क्या है वो हम देखेंगे कि भाई लॉ के सामने सभी इक्वल है। नो मैटर एक रिक्शा वाला है ना, और एक प्राइम मिनिस्टर है, दोनों के लिए लॉ सेम ही है, सेमली एप्लीकेबल है ना। जैसे कि एक रिक्शा वाला जो है वो मर्डर करता है तो उसको भी अगर इंटेंशनली मर्डर करता है तो सेक्शंस 302 ऑफ आईपीसी के तहत उसको फांसी तक की सज़ा हो सकती है। सेम अगर प्राइम मिनिस्टर वही क्राइम करता है, इंटेंशनली मर्डर करता है, तो सेम प्राइम मिनिस्टर को भी सेक्शंस 302 ऑफ आईपीसी के तहत क्या होगा, पनिश किया जाएगा। यानी लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, नो मैटर वेदर यू आर बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, व्हाट इज़ योर इकोनॉमिकल स्टेटस, नथिंग मैटर, कोई चीज़ें मैटर नहीं करती, है ना। तो ये राइट्स क्या हैं, ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, इतने मूलभूत हैं जो आपके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपकी मटेरियल लाइफ भी हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है ना। वो आपकी इंटेलेक्चुअल लाइफ भी हो सकती है, यानी कि आपके एजुकेशन, आपके नॉलेज से रिलेटेड हो सकती है। आपकी मोरल और स्पिरिचुअल राइट्स भी हो सकती है, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, राइट टू रिलीजन भी हम देखेंगे आर्टिकल 25 to 28 तक। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ना ये फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, यानी हम इनको बोल सकते हैं ये क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल्स के लिए, है ना। साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट जो है ना, इनको फंडामेंटल राइट नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो है ना क्या है, गारंटी किए जाते हैं, यानी ये गारंटेड प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसको प्रोटेक्ट भी करता है, कौन करता है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है का मतलब क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें मेंशन की गई है, और ये जिस पार्ट में मेंशन की गई है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट पार्ट 3, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई इसका वायलेशन जो है ना वो स्टेट नहीं कर सकता। स्टेट का मतलब पॉलिटिकल एंटिटी, यानी कि पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती, और साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, है ना, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो ये लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर किया जाए तो सीधा आपका कोर्ट के अंदर जाके अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकते हो,
है ना। और इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये इतने फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है कि जितने भी सारे लॉज बनाए जाते हैं, ऑर्डिनरी लॉ बनाए जाते हैं ना, फाइनेंस से रिलेटेड लॉ बनाए जाते हैं, मनी मैटर से रिलेटेड लॉ बनाए जाते हैं, तो ये सब लॉ जो है ना उनका बेस है ये, यानी वो लॉज जो है ना वो कहीं ना कहीं इन्हीं लॉज से इंस्पायर करके बनाए जाते हैं, और इन लॉ को चेंजेस नहीं कर सकते आप, है ना। हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन कैसे क्या चीज़ें होती हैं, पर वो जो लॉज हैं वो ऑर्डिनरी उसको चेंज कर सकते हैं, पर इन लॉ को चेंज करना डिफ़िकल्ट है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, दैट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को कंसिडर करके ही चेंज किए जा सकते हैं, है ना। तो क्या समझिए हम कि फंडामेंटल राइट जो है ना वो इंडिविजुअल के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल कुछ भी हो सकती है। साथ ही साथ जो है ना ये क्या है, गारंटेड और प्रोटेक्टेड हो गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो कि क्या है एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी कहते हैं हम इनको। डन। तो आपको एक बेसिक आइडिया आएगा फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कैसे प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन उनको। डन। अब साथ ही साथ देखें कि भाई इसकी लोकेशन क्या है, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ प्रोविज़न दिए गए इसके। तो याद रखिएगा आप पार्ट 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनके आर्टिकल 12 to 35 हमें देखने को मिलते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है ना पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35 देखने को मिलते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके पार्ट 1 के अंदर हमने क्या देखा था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। डन, देख चुके हैं हम आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पार्ट 1 में देखने को मिलते हैं। वैसे ही हम बात करें तो पार्ट 2 भी हम देख चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर हमने क्या देखा था, सिटीजनशिप देखी थी, आर्टिकल 5 to 11। डन। अब सब्सिक्वेंटली क्या आता है, पार्ट 3 आता है। तो पार्ट 3 के अंदर क्या देखते हैं हम, फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, जो कि हमें आर्टिकल 12 to 35 तक देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये तीनों पार्ट जो है ना आपको सब्सिक्वेंटली पता होंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। डन। तो इसकी लोकेशन क्या है कि भाई पार्ट 3 अंडर आर्टिकल 12 to 35। डन। अब बात करते हैं हमने फंडामेंटल राइट्स डिराइव कहाँ से किए, लिए कहाँ से हमने। तो ये जो फंडामेंटल राइट जो है ना हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिए। यूएसए के अंदर जो फंडामेंटल राइट है उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, और वहीं से इंस्पायर होकर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको क्या किया है, ऐड किया है। डन। अब ये देखेंगे ना आप पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को बताते हैं। साथ ही साथ क्या ये जस्टिशिएबल भी हैं। कॉम्प्रिहेंसिवली तो आपको पता है एकदम ये इंक्लूसिव वे में चीज़ों को लेके चलते हैं, एकदम ब्रॉडर वे में लेके चलते हैं। कैसे लेके चलते हैं, क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी आपकी। और दूसरा क्या है, ये जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है, जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि ये एनफोर्सेबल है बाय द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब अगर इनका एनफोर्सेबल नहीं होता है, यानी ये प्रोटेक्ट नहीं किए जाते स्टेट के द्वारा, तो आप सीधा जजिस के पास यानी कि जुडिशरी के पास अप्रोच कर सकते हैं, और जुडिशरी क्या करेगी, थ्रू द वेरियस रीट्स से वो इशू करके आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। वो भी देखेंगे आर्टिकल 32 के अंदर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम देखेंगे। तो जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है, आप डायरेक्ट कोर्ट के अंदर जा सकते हैं अगर ये राइट्स आपके प्रोटेक्ट नहीं होते। वेदर अब मोस्टली राइट जो है ना वो स्टेट के खिलाफ ही, यानी कि स्टेट आपके राइट को प्रोटेक्ट नहीं करता है तो आप जुडिशरी में जा सकते हैं। बट कुछ राइट जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी है, जैसे कि राइट टू अनटचेबिलिटीज़, है ना, आर्टिकल 17 हम देखेंगे तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी है। डन। तो जस्टिशिएबल का मतलब आपको समझ में आया कि ऐसे राइट्स जिनका वायलेशन होता है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट आपके राइट प्रोटेक्ट करेगा, तो उनको बोलते हैं हम जस्टिशिएबल। डन। और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमको देखने को मिलते हैं। और ये क्या बताता है, तो भाई इक्वालिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी हो गया, है ना, डिग्निटी हो गया, और ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर काम करते हैं। और साथ ही साथ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को लेते लेते हम यूनिटी की भी बात करते हैं नेशंस के, है ना। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये क्या बताते हैं कि आइडिया ऑफ अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पे पॉलिटिकल एंटिटी स्टेट जो है वो कहाँ है, वो लोगों के द्वारा है। यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, डेमोक्रेसी यानी कि रूल ऑफ द पीपल, और पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल सेंस में। तो पॉलिटिकल सेंस में डेमोक्रेसी होता क्या है कि भाई लोग जो है ना वो अपनी पॉलिटी को डिसाइड करते हैं, और ये जो पॉलिटी होगी यानी कि स्टेट होगा वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा, है ना। यहाँ पे सोवरन कौन है, ये पॉलिटिकल एंटिटी आर नॉट सोवरन, सोवरन आर द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, वो सोवरन है ना। तो ये चीज़ें क्या बताता है, एक आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी देता है ये फंडामेंटल राइट। साथ ही साथ प्रिवेंट करता है ऑथोरिटेरियन इन द डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री। कैसे, तो ये फंडामेंटल राइट हम देखेंगे आगे, और हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देख चुके थे लास्ट लेक्चर में। वो क्या था, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता था कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए और आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, यानी कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें फॉलो करनी ही है। तो इन शॉर्ट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर रहा है ना ये,
और वो लिमिट करेगा गवर्नमेंट की पावर को। जैसे कि हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है ना वो डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मेंशन किया गया अच्छे से एलाबोरेट और कॉम्प्रिहेंसिव में। तो मिनिस्टर जो है उनको इसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है। इलेक्शन स्पेसिफाई किए गए तो हर 5 साल में इलेक्शन होने, यानी वो डेस्पोटिक नहीं बन सकते, बोल ऑल द पावर हमारे अंडर है, हम सारी पावर कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं, ऐसा नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट मैटर हो जाता है, वो देखेंगे हम। वो डेलिब्रेटिव लेजिस्लेचर का पार्ट है, वो देखेंगे हम। डन। तो एक ऑथोरिटेरियन स्टेट होने से बचाता है और साथ में डेस्पोटिक रूल होने से भी फंडामेंटल राइट्स बचाते हैं। कैसे कि भाई राइट टू इक्वालिटी है तो वो स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है, क्योंकि जुडिशरी उसको स्ट्रक डाउन कर देगी, है ना। वैसे ही बहुत सारे राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, एक्सप्लॉयटेशन है, राइट अगेंस्ट। तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, जिससे क्या होता है पावरफुल स्टेट नहीं लोग बन जाते हैं। जन। और साथ ही साथ प्रमोट करता है गवर्नमेंट ऑफ द लॉ नॉट ऑफ अ मैन। एक आदमी जो है, एक इंसान है, वो गवर्नमेंट नहीं चलाता है। गवर्नमेंट जो है ना वो लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, और वो लॉ क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो हमारा लॉ है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी जो गवर्नमेंट जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, ना कि किसी मैन यानी कि इंसान के अकॉर्डिंग। जैसे कि डेस्पोटिक रूलर है ना, जैसे कि मोनार्क, डन, उसके अकॉर्डिंग नहीं, हम लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, और वो लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरे ऑर्डिनरी लॉ है। डन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फंडामेंटल राइट बेसिकली है क्या, वो उसकी लोकेशन कहाँ देखने को मिलती है हमको, साथ ही साथ कहाँ से डिराइव किया गया है, कितने कॉम्प्रिहेंसिव है, साथ में जस्टिशिएबल भी है, पब्लिक इंटरेस्ट में इनको काम करना होता है यूनिटी ऑफ नेशंस के थ्रू, और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। और एक ऑथोरिटेरियन और डेस्पोटिक रूलर जो है ना, रूल जो है ना उसको क्या करते हैं एलिमिनेट करने का काम करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, ना कि किसी मैन के अकॉर्डिंग। और वो लॉ हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ओरिजिनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर कौन कौन से राइट्स देखने को मिलते थे, और अभी प्रेजेंटली कितने राइट्स है, कौन कौन से, उनको हम एक ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं। तो देखिए ओरिजिनली बात करें, ओरिजिनली हमारे को पता है 26 जैन 1950 के अंदर हमें देखने को मिला था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली। डन। जो कि इनेक्ट किया गया था। अब ओरिजिनली आप देखेंगे तो 7 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते थे, है ना। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करते थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर प्रेजेंटली आप देखेंगे ना तो प्रेजेंटली ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? तो ये जो एक फंडामेंटल राइट माइनस हुआ है, तो ये जो माइनस किया जाता है, और ये जो राइट्स था कौन सा, तो ये राइट्स था राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था फंडामेंटल राइट हुआ करता था। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम अभी डिस्कस करते हैं आगे, कैसे क्यों किया गया, उसके पीछे का पर्सपेक्टिव क्या था स्टेट का, है ना। तो देखते हो, सबसे पहले हम देखते हैं अगर ओरिजिनली आपसे पूछा जाए कि ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो कितने थे, तो भाई 7 थे। पर प्रेजेंटली कितने हैं, तो भाई 6 हैं। याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब ये कौन कौन से 7 राइट्स देखने को मिलते हैं तो वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा जो राइट देखने को मिलता है वो है हमारा कौन सा, राइट टू इक्वालिटी। डन। अब राइट टू इक्वालिटी हमें देखने को मिलता है फर्स्ट, जो कि फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है राइट टू इक्वालिटी। तो वो हमारा देखने को मिलता है हमें आर्टिकल 14 to 18। डन। आर्टिकल 14 to 18 हमें राइट टू इक्वालिटी देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 14 क्या है, 15, 16, 17, 18 क्या है वो हम देखेंगे ब्रीफ, है ना। अगर ब्रीफ ओवरव्यू दूँ मैं आपको, तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है आपको, तो आर्टिकल 40 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी लॉ के आगे सभी इक्वल हैं। जो हम ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं प्राइम मिनिस्टर और रिक्शा पुलर का, है ना। तो लॉ के आगे सभी इक्वल हैं, नो मैटर वेदर यू आर प्राइम मिनिस्टर और यू आर अ स्वीपर, झाड़ू मारने वाले हो या प्राइम मिनिस्टर हो, लॉ जो है ना वो सबके लिए समान है। साथ ही साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बोलता है ना, कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। ये क्या कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली देखेंगे हम, कि भाई गरीब जो है और अमीर है दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अब लॉ क्या बोलता है, देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलेगा कि भाई अमीर और गरीब दोनों को सेम प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, है ना। बट जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो चीज़ें क्या बताती है कि भाई गरीब और अमीर जो है ना, इनके राइट्स जो है ना, अब इनकी सोशल कंडीशन अलग है, एक अमीर है और एक गरीब है, सीधी सी बात है। तो अमीर जो चीज़ें अफोर्ड कर सकता है गरीब नहीं कर सकता है। तो कुछ ऐसे बेनिफिट प्रोवाइड किए कराए जाएँ, है ना, ऐसे इस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए कि इक्वल जो है ना
दोनों के लॉ के सामने दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन भी मिले। यानी हो सकता है जो गरीब हैं उसको हम क्या प्रोवाइड करें, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करें। यानी अगर उसको कोई भी है ना केस लड़ना है तो उसके लिए हम उसको लॉयर प्रोवाइड करें, यानी उसकी फाइलिंग वाइलिंग सारी चीज़ें सरकारी एक्सपेंडिचर के थ्रू सारी चीज़ें हमें देखने को मिले। तो ये चीज़ें बताता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 की मैं बात करूँ तो प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया और द प्लेस ऑफ बर्थ। यानी हम इन सारे ग्राउंड्स के ऊपर आप जो स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। 16 की बात करें हम तो वो बोलता है कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर क्या होना चाहिए, इक्वालिटी देखने को मिलनी चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, क्योंकि ये बहुत ही आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे, और मॉडर्न ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ मेडिवल हिस्ट्री में भी देखेंगे, कुछ कुछ है ना आपको एंशेंट में भी देखने को मिलेगा। जो वैदिक एज चालू होती है ना 1000 से लेके 500 BC के समथिंग, तो आप देखेंगे अनटचेबिलिटी कैसे प्रिवेल होती है। एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है जिनको एकदम सेपरेट कर दिया जाता है सोसाइटी से, जिनको शूद्रास बोला जाता है, और शूद्रा के साथ साथ अनटचेबल क्लास भी एक ओरिजिन होती है। तो उनके साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हुए तो उसको राइट साइड करने के लिए आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 70 जो कि था एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 देखेंगे आप, एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स हो गया। मिलिट्री रैंक के टाइटल है वो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कैप्टन, मेजर, मेजर जनरल है ना, कर्नल, ये सब क्या है मिलिट्री रैंक के टाइटल्स है। साथ ही साथ हो गया एजुकेशन की बात करें तो, एकेडमिक की बात करें तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लॉयर, ये भी टाइटल आप यूज़ कर सकते हैं, अपने नाम के आगे प्रीफिक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्टोरिकली पता है, हम देखते हैं गुप्ता एज के अंदर इलाबोरेट टाइटल्स देखने को मिलते हैं हमको, है ना। कैसे इलाबोरेट टाइटल, महाराजा धीराज, है ना, सम्राट, तो ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी वो आर्टिकल 18 में। तो आर्टिकल 14 तो अब देखो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ये जो 14 to 80 ईच एंड एवरी आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे। ये तो एक ब्रीफ ओवरव्यू कि आपको आइडिया आ जाए कौन कौन से राइट्स हैं, है ना। फिर दूसरा देखने को मिलता है हमको राइट टू फ्रीडम, तो 14 to 80 राइट टू इक्वालिटी। देन अब बात करते हैं 19 to 22, ये हमें देखने को मिलता है राइट टू फ्रीडम देखने को मिलती है। फ्रीडम के अंदर भी हमें राइट 19 to 22 देखने को मिलता है, यानी कि आर्टिकल 19 होगा, 20 होगा, 21, 22, ये चार और 5 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, 19, 20, 21, 22, है ना। ये 4 आर्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे, और ये 4 आर्टिकल्स क्या हैं तो वो भी हम देखेंगे। जैसे कि ये बात करते प्रोटेक्शन हो गया इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शंस हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस हो गया आर्टिकल 19, मैंने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो गया, 21A जो लेटर ऐड किया गया था राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी हम देखेंगे। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22 बात करता है, वो भी चीज़ें हम देखेंगे। तो राइट टू फ्रीडम भी क्या है, एक सेट ऑफ फंडामेंटल राइट है। थर्ड सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें हम तो है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24 के अंदर देखने को मिलता है। इसमें 23 आप देखेंगे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को क्या करना है, प्रोहिबिट करता है ये आर्टिकल, और फोर्स लेबर को भी क्या है हम देखेंगे डिटेल में, सारे ईच एंड एवरी आर्टिकल हमें देखने हैं, ये तो खाली एक ओवरव्यू है, ठीक है। 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन हो गया इन द फैक्ट्री एंड द हजार्डस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप नहीं रख सकते, उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल। उसके बाद हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या बात करता है कि आर्टिकल 25 to 28 देखने को मिलते हैं, यही बताता है। जिसके 25 के अंदर आप देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस हो गया इन द फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ अ रिलीजन आप कर सकते हैं, है ना। फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, फिर फ्रीडम हो गया फ्रॉम द पेमेंट हो गया ऑफ द टैक्सेस हो गया फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन्स, है ना, कि भाई पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है स्टेट को। स्टेट बोले भाई हमको है ना एक पर्टिकुलर रिलीजन है उसको प्रमोट करना है, उसके लिए टैक्स दो, तो ये चीज़ें अलाउ नहीं है ना। ये आर्टिकल 27 जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है, आप ऐसा नहीं कर सकता स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो गया और द वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28 बात करता है। डन, तो ये राइट टू फ्रीडम भी हमें देखने को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी 25 to 28 देखने को मिलता है। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कि भाई सर्टेन जो है ना कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है जिनके कल्चर हो गया, है ना, जिनके क्या है डे टू डे लाइफ हो गया, जिनके फेस्टिवल्स हो गया वो इतने इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही एंशियंट है, और वो कल्चर को प्रोटेक्शन करने के लिए 2 स्पेसिफिक राइट दिए गए 29 and 30 के अंदर। जैसे कि उनकी लैंग्वेज है, उनकी स्क्रिप्ट है, उनके कल्चर्स हैं जो कि माइनॉरिटीज़ हैं, उनको वो लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है। साथ ही साथ वो क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी एस्टेब्लाइज कर सकते हैं, उसमें रिक्रूटमेंट कर सकते हैं,
और अपने कल्चर हो गया, अपनी स्क्रिप्ट हो गया, अपनी लैंग्वेज हो गया, उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके लिए आर्टिकल दिए गए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि भाई आपको प्रॉपर्टी रखने का फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपका फंडामेंटल राइट है। अगर स्टेट यानी कि गवर्नमेंट आपसे वो स्नैच करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कब था ये? इनिशियली, ओरिजिनली ये चीज़ें थी फंडामेंटल राइट का पार्ट आर्टिकल 31 के अंदर। अब होता क्या है, देखिए किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, डन, वो उसका फंडामेंटल राइट होगा। तो सीधी सी बात है, स्टेट को अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाना है, सपोज़ रेलवे बनानी है, ब्रिज बनाना है ना, कोई पोर्ट बनाना है, कोई भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पर्पज़ क्या होता है? लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया जाता है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, है ना, फ्यूल का कंजप्शन कम से कम हो, है ना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें देखने को मिले। अब ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो नेशनल ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने। तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, उसको आपको लेना होता है। तो आप नहीं ले सकते थे ओरिजिनली, पर ओरिजिनली ले नहीं सकते थे आप, डन। फिर होता क्या है कि इन चीज़ों, अब स्टेट तो है ना डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट करने के लिए प्रॉपर्टी लेगा। अब प्रॉपर्टी लेते लेते क्या होता है कि स्टेट जो है ना वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी लेता है तो वो फंडामेंटल राइट है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन करती है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट है, आप नहीं ले सकते। फिर पार्लियामेंट को आदेश दिए जाते हैं कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट है और उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो फिर पार्लियामेंट क्या करती है, एक अमेंडमेंट करती है जिसको बोला जाता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1978 के अंदर किया जाता है। फिर क्या किया था, उसके तहत जो ये फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको यहाँ से हटा दिया जाता है फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में। इसको पार्ट 12 के अंदर आर्टिकल 300A के तहत ऐड किया जाता है, डन। तो अब ये 300A के तहत है और पार्ट 12 में, इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो आपको पार्ट 3 के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो अब ये क्या है, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सारे हैं, वो लीगल राइट तो हैं, वो हम देखेंगे एक लेक्चर में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है, लीगल राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स क्या होते हैं, वो देखेंगे हम, है? तो अब ये क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है। और फंडामेंटल राइट नहीं, इसका मतलब आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी कि कोर्ट के अंदर डायरेक्ट अपील नहीं कर सकते कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी मेरी स्टेट ले रहा है, आप प्रोटेक्ट करो, है ना। क्यों स्टेट क्यों ले रहा है? क्योंकि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिया जा रहा है ना, तो वो जस्टिफाइड है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी आपकी स्टेट जो है ना वो आर्बिट्री वे में कैसे भी ले सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं है आपका, एक लीगल राइट्स है। और आपकी अगर कोई स्टेट प्रॉपर्टी ले रहा है तो स्टेट को सबसे पहले रीज़न बताना पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की एंटायर गाइडलाइन, है ना, 4 से 5 to 6 गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, उसको फॉलो करना होगा स्टेट को। जैसे कि सबसे पहले आपको रीज़न बताना पड़ेगा क्यों ले रहे हो आप पब्लिक प्रॉपर्टी, भाई ये इंटरेस्ट है ना, हमको हाईवे बनाना है जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। दूसरा, आपको है ना उस लैंड का एडिक्वेट कंपनसेशन भी देना पड़ेगा स्टेट को, है ना। वो नहीं देता है तो भी आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो। तो ये सारे कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी होगी आपको राइट टू प्रॉपर्टी लेने के लिए, डन। तो हुआ क्या कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर किया गया और 31 आर्टिकल को डिलीट करके आर्टिकल 300A के अंदर डाला गया पार्ट 12 के अंदर। तो ये क्या हुआ, 6 जो था राइट टू प्रॉपर्टी वो फंडामेंटल राइट रहा नहीं। तो अब कितने राइट्स हो गए टोटल? 6 फंडामेंटल राइट हो गए। अब लास्ट फंडामेंटल राइट की बात करें तो वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 32। यही आर्टिकल वो है ना जो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, कि अगर आपके ऊपर वाले जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये सारे, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो है ना आपके स्नेच करे जाते हैं तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये जो पावर जो है ना अंडर आर्टिकल 32 ही देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट को, देन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसके तहत आप 5 रीट जो है ना इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और रीट्स क्या है ये भी हम देखेंगे जब आर्टिकल 32 को सेपरेटली देखा जाएगा, डन। तो प्रेजेंटली बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, क्योंकि
टोटल ओरिजिनली तो 7 थे, पर प्रेजेंटली हमें ओनली 6 फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, 6 फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि 7वां जो फंडामेंटल राइट्स था उसको, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 करके 300 पार्ट 12 के अंदर ऐड कर दिया था। तो प्रेजेंटली ओनली 6 फंडामेंटल राइट है। ओरिजिनली बात करें तो 7 फंडामेंटल राइट देखने को मिलते थे। उसका रीज़न क्या था वो भी देखा हमने कि भाई स्टेट को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर काम करना है तो वो आपकी प्रॉपर्टी छीन सकता है, बट उसी के साथ साथ आपको रीज़न बताना और रीज़न के साथ साथ आपको एडिक्वेट कंपनसेशन देना, ये क्या है, ये आपको, ये स्टेट जो है ना उसको करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है। पर हाँ, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसके अंदर मार्केट रेट है उसके अकॉर्डिंगली कंपनसेशन नहीं दिया जाता है ना, कई बार कंपनसेशन नहीं भी दिया जाता है, डिले भी होता है। ये सारे ग्राउंड लेवल की रियलिटीज़ है, बट एक्चुअल लॉ के अंदर क्या है वो ये भाई राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना वो फंडामेंटल राइट नहीं, लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 है पार्ट 12 के अंदर। डन, क्लियर है? ठीक है, तो ये सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमें, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। तो हमने आज क्या देखा लेक्चर के अंदर, अगर हम ब्रीफ ओवरव्यू देखें तो हमने देखा कि भाई फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फर्स्टली, डन, फंडामेंटल राइट जो है ना वो डिराइव कहाँ से किए गए, पार्ट, कौन से पार्ट के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि पार्ट 3 जो है ना किस तरीके से लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देखने को मिलती है और एलाबोरेशन देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट का। दे आर जस्टिशिएबल इन द नेचर, जो कि बताते हैं कि रूल ऑफ अ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ अ मैन नहीं होना चाहिए। किस तरीके से ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी उसको प्रमोट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं डेस्पोटिक रूल, है ना, जो कि किसका है, मोनार्क के रूल को प्रिवेंट करते हैं, और यूनिटी ऑफ द नेशंस और डिग्निटी एंड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ सेट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स देखे, जो कि है 7 फंडामेंटल राइट्स जो कि ओरिजिनली थे। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स में से डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत, और इसको आर्टिकल 300A के अंदर पार्ट 12 के अंदर ऐड कर दिया गया। इसका रीज़न क्या था वो भी हमने देखा, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपकी प्रॉपर्टी स्टेट ले सकता है, बट रीज़न और एडिक्वेट कंपनसेशन देना मैंडेटरी है, बट कुछ केस के अंदर एक्सेप्शंस भी हैं, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने ये चीज़ें देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ फीचर्स देखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन और फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स देखेंगे। उसके बाद हम ग्रेजुअली हमारे फंडामेंटल राइट को 1 बाय 1 चालू करने वाले हैं। डन, तो इसी के साथ हम लेक्चर एंड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो और अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हुई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रीच बढ़ सके, हम हर एक एस्पिरेंट के साथ, और एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है जो अपने राइट्स के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जान सके, उस पर्सपेक्टिव से हम इस लेक्चर को लेके आगे चल रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, है ना। तो चलिए एंड करेंगे हम इस लेक्चर को इसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।